नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि रेलवे एलपी की वैकेंसी आ चुकी है और टेक्नीशियन की भी पदें बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। ऐसे में रेलवे में कुछ ऐसे नियम हैं जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। हालांकि फॉर्म तो अप्लाई करना आप लोगों ने चालू कर दिया होगा, लेकिन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना है, ये सब बातों को लेकर ये वीडियो है। और इस वीडियो को देखिएगा भी और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि से ज्यादा छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। नवीन सर को रेलवे एक्सपर्ट कहा जाता है और सर का चूंकि 22 सालों का अनुभव है, तो सर से अच्छा कोई आप लोगों को बता नहीं सकता है। सर कुछ ऐसे नियम लिख कर रहा है जिसको फॉर्म भरते समय आप लोगों को एकदम सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ होना चाहिए, ऐसा क्या कुछ बात है सर? काफी छात्र ओबीसी को लेकर, ईबीसी को लेकर काफी छात्रों में परेशानी है और कुछ ऐसा भी आप बताने वाले हैं जो शायद ही छात्रों को पता है। क्या कुछ है सर अंतर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और चूँकि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर छात्रों को शुरू से गौर करनी चाहिए। हम्म। पढ़ाने का सब पढ़ाते हैं, बताते हैं हम्म। स्ट्रैटेजी बताते हैं, उस पर फ़ॉलो करके बच्चे रिज़ल्ट भी लेते हैं। हम्म। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर ध्यान अगर रखते हैं, तो मेरे ख़्याल से परेशानी उनकी कम हो सकती है। और कुछ सेलेक्टिव बच्चे जिस तरीके से पहले हम कुछ बात बता दूँ कि जैसे विज़न हम्म। आपको पता है कि सबसे अच्छा आँख हम्म। रेलवे के किसी पोस्ट में चाहिए तो वो एएलपी के लिए बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। 6 बाय 6 हम्म। विज़न का स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम्म। ए1 स्टैंडर्ड का आँख होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये सभी बच्चों को सजेशन देंगे कि सबसे पहले एक बार चूँकि अभी आप मैक्सिमम बच्चे अधिक से अधिक मोबाइल यूज़ करते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा शॉर्ट्स देखे, रील देखे या फिर ऑनलाइन पढ़ाई किए, मोबाइल रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट विज़न पर पड़ता ही पड़ता है। अगर हम 10 बच्चे को विज़न टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो हम्म। उसमें से 3 बच्चों के साथ परेशानी होता ही होता है। हम्म। मान लीजिए कि आज आप विज़न टेस्ट नहीं कराए, तैयारी आप स्टार्ट कर दिए, 4 महीना, 5 महीना मेहनत भी किए, पीटी पास किए, सीबीटी 2 पास किए हम्म। फिर उसके बाद साइको पास किए। बाद में चल कर के जब आप मेडिकल देने के लिए जाते हैं, तो उस समय पता चलता है कि हमारा 6 बाय 6 आँख है ही नहीं। हम्म। सारा मेहनत आपका बेकार चला जाता है। इसलिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले एक बार विज़न टेस्ट हमको करवाना है, 6 बाय 6 आई है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है। क्योंकि थोड़ा भी अभी अगर प्रॉब्लम रहेगा, तो मेडिसिन के थ्रू, डाइट के थ्रू, इसके अलावा ग्लास के थ्रू कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। ना? और अगर नहीं भी ठीक होने वाला रहेगा, तो फिर हम टेक्नीशियन का तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेंगे। हम्म। पहला अलर्ट। हम्म। दूसरी बात क्या कि एक से अधिक फॉर्म गलती से भी नहीं भरना है, हम्म। क्योंकि रेलवे का सख्त रूल है। हम्म। अगर एक से अधिक फॉर्म अगर आपने डाल दिया, हम्म। तो आजीवन रेलवे आपको डिबार कर देगी, दोबारा आप रेलवे का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं किसी भी पोस्ट के मतलब लिए। छात्र एक से अधिक जोन में भी फॉर्म भरते हैं क्या सर? कुछ-कुछ बच्चे गलती कर देते हैं जिनको बहुत समझ नहीं होती है। हम्म। वो एक वोट इधर भी डाल दिए, दूसरे वोट में भी डाल दिए, ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। हम्म। उनको हम पहले अलर्ट जारी कर देना चाहते हैं। इसके अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीज़निंग में भी चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ आपको मिल जाए। बाद ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस उसमें एक दिया हुआ है आपका प्रावधान कि अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट का भी जरूरत है अथवा नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी से अगर आप फॉर्म डाल देते हैं तो रिलैक्सेशन आपको दूसरे चीज में नहीं मिलता है, जैसे कि कम कट ऑफ पे आपका चला जाएगा, हो जाएगा या कैटेगरी का लाभ मिलेगा, ये सब नहीं। उसमें आपको अगर 500 रुपये फी लग रहा है तो 250 रुपया फी लगेगा हम्म। ईबीसी कैटेगरी में अगर आप टिक लगाते हैं तो। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए नियम ये है कि 50,000 से कम का इनकम होना चाहिए। अभी आप डाल देंगे, लेकिन जिस समय वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका पसीना छूट जाएगा, 50,000 से कम का इनकम का आपका बनेगा ही नहीं इनकम सर्टिफिकेट। हम्म। उस समय आप एकदम परेशान हो जाइएगा। इसलिए 250 के बदले 500 आपका लग जाए, ठीक है, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन का अगर आप लाभ ले रहे हैं, यानी हम्म। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 30 साल एज लिमिट है। हम्म। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो स्वाभाविक है कि 33 साल आपसे माँगेगा या 3 साल अभी छूट दे दिया गया है, तो 36 साल माँगेगा। एससी-एसटी में 5 साल का छूट मिलता है। तो अगर मिनिमम एज लिमिट जो कैंडिडेट का दिया हुआ है, अगर उससे ऊपर आप जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन का लाभ उठा रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उस आपके कैटेगरी में हम्म। जितनी वैकेंसी है, हम्म। सिर्फ़ आप उसी पे फाइट करेंगे, बाकी यूआर कैटेगरी के वैकेंसी पर आप फाइट नहीं करेंगे। हम्म। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं, हम्म। बहुत कम बच्चों को इसके बारे में जानकारी है, उसको रेलवे में टेक्निकल टर्म है, टैगिंग उसको बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, यानी यूआर छोड़ कर के ईडब्ल्यूएस हो हम्म। या फिर
ओबीसी हो, एससी, एसटी, विकलांग, कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो रूल ये होता है कि सीबीटी 1 अगर आप यूआर में फाइट करें, यूआर में रिजल्ट अगर आपका होता है, हुँ। तो सीबीटी 2 में जाकर के यूआर और अपने कैटेगरी दोनों में जाकर के आप फाइट करते हैं। दोनों सीट आपका ऐड रहेगा। हुँ। जनरली आप जानते होंगे। मान लीजिए ओबीसी में हमारा रिजल्ट होता है, तो अगर जनरल के कट ऑफ के पार हैं हम, तो हम जनरल में भी फाइट करेंगे और ओबीसी में भी ये सब करेंगे। दिन का नियम है, हुँ। लेकिन रेलवे में थोड़ा अलग है। क्या? रेलवे में ये है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी कैटेगरी से, हुँ। अगर सीबीटी 1 में ही अगर बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं रहा, यानी कि सीबीटी 1 में यूआर में अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ, अपने ही कैटेगरी में रिजल्ट हुआ, समझना है इसको गौर हुँ। से, कि अगर हम ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर हमारा सीबीटी 1 का रिजल्ट ओबीसी में ही हुआ, हुँ। यूआर में नहीं हुआ, तो सीबीटी 2 जब हम देंगे, तो सिर्फ ओबीसी के सीट पर फाइट करेंगे, यूआर का सीट ऐड नहीं होगा, अच्छा, ऐड नहीं अगर होगा। हम ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं। हाँ, हुँ। और फिर जाकर के जब आप साइको टेस्ट देंगे, वहाँ भी अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, यूआर का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर शुरुआत में ही सीबीटी 1 में हमारा यूआर में रिजल्ट हो जाता है, अच्छा मार्क्स से अगर पास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि यूआर में मेरा रिजल्ट होगा। वैसी परिस्थिति में सीबीटी 2 में भी हम यूआर से अगर रिजल्ट ले लेते हैं, तो जाके साइको में हमको पूरा सीट का लाभ मिलता है, यूआर और अपने कैटेगरी। लेकिन अगर हम शुरुआत में सीबीटी 1 में यूआर से रिजल्ट लिए और सीबीटी 2 में जाकर के फिर ओबीसी में हम आ गए और सीबीटी 3 यानी कि साइको में जाकर के हमको जो हमारे कैटेगरी का सीट है जितना उसी में फाइट करेंगे। लेकिन अगर सभी जगह पर हम यूआर में जाते चले गए, पीटी में हमारा यूआर में रिजल्ट आ गया ओबीसी रहते हुए, मेंस में सीबीटी 2 में जाकर के यूआर में रिजल्ट आ गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा यूआर प्लस अपने कैटेगरी दोनों सीट को मिला करके हम फाइट करेंगे। इस बात की जानकारी एकदम जरूरी है। अच्छा, हाँ। मतलब ये टैगिंग का नियम शायद ही किसी को हमको लगता है पता हाँ, होगा। रेलवे का ये रूल है। हुँ। सब वैकेंसी में ऐसा नहीं है, लेकिन रेलवे में ऐसा है। सर बोर्ड सिलेक्शन को भी लेकर छात्र काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं और बोर्ड का कहना है कि काफ़ी सारे हमने आज पोल भी कराया सर, काफ़ी सारे छात्र अभी भी बिलासपुर में सबसे ज़्यादा सीट है। बिलासपुर फिर सिकंदराबाद में लगभग 700 के आस-पास है। तो वहाँ बिलासपुर, सिकंदराबाद इन सब जगह पर ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। क्या जैसे ये मेरे पास लिस्ट ही है, हुँ, समझ गए? हुँ, हालाँकि इस बार देखा जाए तो बोर्ड का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हुँ, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ही इतनी कम है हुँ, और इतने भागों में ये बटी हुई है, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी होने के बाद बहुत कम सीट बचती है। इस लेकर के आप जिस भी बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे, कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा रहेगा। हुँ। लेकिन फिर भी हम एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम्स से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधा आपका जो निर्भर करता है रिज़ल्ट, वो इसी पर निर्भर करता है कि अगर थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव हो गया, तो किसी बोर्ड में 62 पे सिलेक्शन हो सकता है और सेम में किसी बोर्ड में 72 जा सकता है बिल्कुल, कट ऑफ, बिल्कुल, कितना बड़ा बिल्कुल। अंतर। तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो बोर्ड के टॉप 5 सिलेक्शन लाए हैं सर। हाँ, बोर्ड के सिलेक्शन में मेरा जो अपना पर्सनल मत है, कोई एक बोर्ड हम बता देंगे, तो स्वाभाविक है कि अगर बच्चे देख रहे होंगे, तो उसी बोर्ड में अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर थोड़ा उथल-पुथल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कि हुँ, मेरा अपना मत है, अभी जैसे उदाहरण के तौर पर आप ही बोले कि बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हुँ, है, तो वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फॉर्म भरने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा ज़्यादा है, रहेगी। स्वाभाविक है। तो अब बिलासपुर के बाद देखेंगे बेंगलुरु में भी मैक्सिमम संख्या में फॉर्म भरे हैं, हुँ, चेन्नई में मैक्सिमम संख्या में फॉर्म भरे हैं, इसके सिकंदराबाद। बाद मुंबई में मैक्सिमम संख्या में फॉर्म भरे हैं, सिकंदराबाद में मैक्सिमम संख्या में फॉर्म भरे हैं और कुछ बोर्ड ऐसा है जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ एकदम सीट ही बहुत कम है, हुँ, तब भी यहाँ फाइट तो होना ही होना है। हुँ, तो हमको लगता है कि जो एकदम मिनिमम पर है उसको भी थोड़ा-सा इग्नोर करना चाहिए और ऊपर से मैक्सिमम सीट वाला 4-5 बोर्ड को इग्नोर करना चाहिए, बीच का थोड़ा-सा रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी भी मिला-जुला के भोपाल का कंडीशन, हालाँकि भोपाल में हमको पता है कि लास्ट में बहुत गिरेगा वहाँ, हुँ, लेकिन अभी तक भोपाल थोड़ा-सा नॉर्मल मोड में है। प्रयागराज अभी भी थोड़ा-सा सॉफ्ट मोड में है। अजमेर। इसके बाद आप देख लें, इसके बाद मालदा में फिर ज़्यादा चला गया, रांची अभी भी ठीक-ठाक है। अच्छा। रांची में अभी भी बहुत ज़्यादा रस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, क्योंकि बिल्कुल, अभी बिल्कुल। 60% स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए बाकी हैं, ऐसे समझिए। हुँ, और लास्ट में मूव जिधर करता है, उधर एकदम मैक्सिमम संख्या में बच्चे चले जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस कैटेगरी से बच्चे बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी को भी ध्यान में रखेंगे कि ओबीसी का सीट ओवरऑल कहाँ ज़्यादा है। क्योंकि अगर पीटी में मान लीजिए कि उसका यूआर में रिजल्ट कैटेगरी का है, लेकिन यूआर में रिजल्ट नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि अपना ही कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में अपने कैटेगरी में सीट ठीक-ठाक है कि नहीं, मीडियम सीट है कि नहीं, इस बात को बच्चों को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, एससी, एसटी, हुँ, ओबीसी, हुँ। ईडब्ल्यूएस, अपने कैटेगरी को आप ज़रूर ध्यान रखें और उस कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है,
तो उसमें थोड़ा-सा बचने का कोशिश करें कि ऊपर से 2-3 को हम साइड लगा दिए, नीचे से 2-3 को साइड लगा लिए और बीच में बच्चों के मूवमेंट को वॉच करते रहे, उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे, तो हमको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये तो हो गया कि बोर्ड सिलेक्शन, लेकिन लास्ट में फिर हम ये बात कहना चाहेंगे कि अंततः वैकेंसी मिनिमम है, आपको अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेके जाना पड़ेगा। अगर एक सीट आप अपना पक्का करना चाहते हैं, तो इस बात को एकदम गाँठ बाँध लें। और ऐसा भी नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं होना है। अरे, एक सीट पर भी रिज़ल्ट होता है, आप ही के बीच के कोई बच्चे का बिल्कुल, रिज़ल्ट होगा। बिल्कुल। इसलिए हम तो यही देखें कि जो भी बच्चे ईमानदारी से लगे हुए हैं, जो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। 30% बच्चे मेन कॉम्पिटिटर होते हैं, 70% भीड़ लगाने वाले ही होते हैं कि हमने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, फॉर्म निकला है, चलो कि भर देते हैं, हो सकता है बजरंगबली सवार हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा भी सोच वाले बच्चे होते हैं। इसलिए एकदम मन से म मेहनत कीजिए और एकदम पूरा जी-जान लगा दीजिए, एकदम एक सीट आपका अपना होगा, थोड़ा भी हतोत्साहित या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। और जहाँ तक प्लेटफ़ॉर्म का हुँ, सवाल है, हुँ। तो अभी मिनिमम फ़ी में कई सारे बैच लगातार आ रहे हैं, जो दूर-दराज के बच्चे हैं, जो पटना सर, आना सबसे चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि इसमें हाँ। फ़ी का ख़्याल भी रखना होगा क्योंकि नहीं, काफ़ी नहीं। कम संख्या में वैकेंसी है सर। कम संख्या में जैसे कि 70 से 80 लाख बच्चे फ़ॉर्म भरते हैं। अब हुँ, हमको नहीं लगता है कि 40 लाख प्लस जाएगा फ़ॉर्म, हुँ। जो स्थिति हमको बिल्कुल, नहीं बिल्कुल लगता है। सर। इसे लेके पूरी तरीके से ध्यान रख कर के भारत का सबसे सस्ता बैच हम देने का प्रयास अच्छा, कर रहे हैं। हाँ। एकदम मिनिमम मात्र ₹299 में ट्रेड का बैच, हुँ। ₹299 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का अच्छा, बैच, कल से परसों तक में प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये मतलब अपलोड हो जाएगा। 299 में बैच दे रहे हैं आप हाँ। ट्रेड का भी और एएलपी का भी। हाँ, हाँ, बता रहे हैं हुँ, 299 में ट्रेड, हुँ। 299 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ₹499 में एएलपी सीबीटी 1 का बैच, अच्छा। उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों होगा हुँ, और ₹999 में सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड सब चीज़ उसमें आ जाएगा, हुँ, जितना भी ज़रूरी है। हुँ, तो हमको लगता है कि जो ऑनलाइन मोड में बच्चे क्लास करना चाहते हैं, हुँ। बेस्ट है उसके लिए और बैच कम से कम 5 महीना, 4 महीना मतलब एग्ज़ाम तक ये बैच चलेगा और जो सीबीटी 2 का बैच है, वो आगे तक भी चलेगा। एक तरीके से ये टारगेट बैच हमारा नहीं है, फाउंडेशन से थोड़ा ही कम है, यूँ समझिए बिल्कुल, और बिल्कुल। टारगेट से बहुत ज़्यादा है। हुँ। इसलिए अपना बेस्ट और सब बेस्ट लेकिन फैकल्टी के लेकिन द्वारा। फ़ी काफ़ी अच्छा रखे हैं सर, 200-300 चल सकता है इतनी कम संख्या में नहीं, वैकेंसी में। इधर ना हाल में ब लगातार 5 साल, 6 साल लगातार बच्चे मेहनत भी किए हैं और अपना पूरा समझिए सर्वस्व न्योछावर बिल्कुल, कर दिए हैं। बिल्कुल सर। खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए करके थोड़ा-सा भी अगर योगदान हमारा हो जाता है, तो हम अपने को खुशनसीब इसमें समझेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे नवीन सर ने कुछ ऐसे नियम बताए जो शायद ही रेलवे स्टूडेंट को पता होगा। जो कैटेगरी वाइज की सर बात कर रहे हैं एबीसी की, जो टैगिंग वाला जो नियम है शायद ही छात्रों को पता होगा कि टैगिंग से क्या-क्या होता है। काफ़ी छात्र कहते हैं कि हमने हमारा अंक जो है जनरल से ऊपर था लेकिन हमारे कैटेगरी में ही रखा गया। बहुत सारी परेशानियाँ होती है और उन परेशानियों पर सर ने आज बात किया। हालाँकि सर बोर्ड सिलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा बताए हैं, क्या कुछ होना चाहिए आपका बोर्ड सिलेक्शन का जो नियम है, क्या कुछ आपको अप्लाई करना चाहिए बोर्ड सिलेक्शन में। बाकी सर का कहना है कि रेलवे ने इतना मार दिया है बच्चों को कि 299 से ऊपर बैच देने में हमको कैसा तो फील हो रहा है और सर का जो फी का सिलेक्शन है हमको काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि वैकेंसी की संख्या काफी कम दी गई है तो छात्र काफी परेशान है। ऐसे में छात्रों पर भी लोड ना पड़े इसलिए 200 300 500 तक बैच आए तो वो सब बैच ज्यादा बेहतर है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।